अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एमडीकेट का जो लेक्चर है तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे डीएनए के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट डीएनए। अच्छा, डीएनए का जो फुल फॉर्म हमारे पास है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अंडरस्टैंड जी। अगर ईटा में एमसीक्यूज़ आ जाए कि डीएनए और अगर मैं साथ आरएनए भी लूँ तो याद रखिए कि डीएनए और आरएनए इन दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सही है जी। अब न्यूक्लिक एसिड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को 1869 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक मेशर। इन्होंने सबसे पहले 1869 में न्यूक्लिक एसिड को पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था। आइसोलेटेड nucleic acid from the nucleus of pus cell। पस सेल एक्चुअली हमारे पास डेड सेल्स होते हैं जिसमें डेड वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और इसमें डेड बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो जब 1869 में पस सेल के न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया तो उस वक्त न्यूक्लिक एसिड का जो ओल्ड नाम था वो था न्यूक्लीन। मतलब कि 1869 में जब न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हो गई, इसका जो इनिशियल प्राइमरी नाम था वो क्या था? न्यूक्लीन। और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी तो वो एसिडिक थे, एसिडिक इन नेचर था। तो फिर बाद में लोगों ने ये देखा कि ये न्यूक्लीन है बिकॉज इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल और इसके जो कैरेक्टर्स है वो एसिडिक इन नेचर है। तो न्यूक्लीन और एसिड को मिलाकर इसका नेम मॉडिफाइड किया गया न्यूक्लिक एसिड में। तभी हम आजकल इसको नाम देते हैं जी न्यूक्लिक एसिड। पहले तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बिकॉज दिस एमसीक्यूज इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री 1869। इसके बाद चूंकि हमारा जो है टॉपिक वो फिलहाल आरएनए नहीं है, चूंकि डीएनए है, तो मैं अभी आता हूं वंस अगेन डीएनए पर। सेकंड नंबर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डीएनए। अच्छा, डीएनए जो है इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। सो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए जो है इसमें लातादाद न्यूक्लियोटाइड्स है। तो जब न्यूक्लियोटाइड 2 से ज्यादा होता है डीएनए में तो फिर भी मिलियन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, तब हम डीएनए को नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड because it is composed of million of the nucleotide. So my dear, DNA is a polynucleotide. MCQs ऐसे आएगा, DNA is dash, option A mononucleotide, di या polynucleotide, so it is polynucleotide. It is a polynucleotide. इसको हम नाम देते हैं polynucleotide. Understand जी? Okay my dear. फिर अगर ईटा में एमसीक्यूज ऐसे आ जाए कि एक डीएनए के अंदर कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, देखिए जी, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ चेन्स, नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स इन अ डीएनए आर डैश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। उसका वजह यह है कि डीएनए मेरे पास क्या है? डीएस है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में यह लिखूं कि डीएनए जो है वो डुप्लेक्स फॉर्म में होता है, डुप्लेक्स मीन के ये है डीएस फॉर्म में, डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। तो डीएनए के अंदर हमारे पास है 2 स्ट्रैंड और डीएनए का हर एक स्ट्रैंड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। सो डीएनए के अंदर जब 2 स्ट्रैंड्स हैं तो नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इनसाइड द डीएनए आर आल्सो ट्रू बिकॉज स्ट्रैंड आपके पास 2 हैं तो चेन भी 2 होंगे ना। फर्ज करें आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है तो हम बोल सकते हैं कि आरएनए के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो वो 1 है बिकॉज आरएनए इज एस सिंगल स्ट्रैंडेड बिकॉज आरएनए के अंदर आपके पास 1 चेन है। आप लोगों को मेरी बात क्या आ रही है समझ? अच्छा, इसके बाद अगर मैं जाऊं और डीएनए के लेंथ पर अगर एमसीक्यूज आएगा तो डीएनए का लेंथ ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यूज आपको नहीं देगा कि जी लेंथ ऑफ डीएनए इज डैश।
अगर आप लोग देखें ना तो ये पॉइंट आप लोगों को सेकंड ईयर में मिल जाएगा क्रोमोसोम इन डीएनए वाले चैप्टर से, कि अगर हम ह्यूमन में एवरेज साइज क्रोमोसोम लें जो न बहुत ज़्यादा छोटा हो न बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो इंसान के बॉडी में जो एवरेज साइज क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं कि इन एवरेज साइज ह्यूमन क्रोमोसोम, अगर हम एवरेज साइज ह्यूमन क्रोमोसोम लेते हैं तो इसमें 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए मुश्तमिल होगा। यह बात याद रखिए। अभी अगर हम डीएनए को ले 5 सेंटीमीटर लेंथ में, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए में फर्दर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? बिकॉज डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट कंटेन मिलियन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो इस डीएनए के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए मत भूलिएगा। अंडरस्टैंड जी। सेकेंडली, जैसे कि आपको मैंने ये बोला कि डीएनए हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि इसके अंदर 2 चेन है, इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो याद रखिए डीएनए के अंदर जो दोनों चेन है इसको हम एंटी पैरेलल चेन बोलते हैं, क्योंकि जो पहला चेन है इसको हम 5 to 3 डायरेक्शन में रीड करते हैं और दूसरा जो चेन है इसको हम उल्टा लेते हैं 3 to 5 डायरेक्शन में। सो देखिए, अगर एक चेन आपके पास ऐसे हो तो दूसरा चेन आपके पास ऐसे पड़ा होगा, उल्टा होगा ऐसे। दोनों चेन बिल्कुल एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों चेन एंटी पैरेलल होगा तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से आप डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। तो जो 5 to 3 वाला चेन है डीएनए के अंदर, इसको हम नाम देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसका दूसरा नाम है एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसका तीसरा नाम है सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड। डीएनए के अंदर जो दूसरा चेन है जिसको हम 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करते हैं, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं एंटी कोडिंग स्ट्रैंड, या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड वाला लफ्ज बेहतर होगा। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। वहां पर लफ्ज एंटी टेम्पलेट, तो ये होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड माय डियर स्टूडेंट, उधर नाम है सेंस स्ट्रैंड, तो ये होगा नॉन सेंस स्ट्रैंड। नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड्स होते हैं और उस जेनेटिक कोड्स के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होता है, जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपकी बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो वो जेनेटिक कोड डीएनए के अंदर कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर मौजूद होता है। तभी हम कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ना, वो कोड्स आप लोगों को डीएनए के अंदर मिलेंगे इस वाली स्ट्रैंड में, कोडिंग स्ट्रैंड में। क्लियर जी? आगे जाऊं? गुड, शाबाश। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े तो मेरे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 होगा माय डियर स्टूडेंट, वो ये होगा कि जो डीएनए के अंदर जो दोनों स्ट्रैंड्स है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। एंड माय डियर स्टूडेंट, डीएनए के अंदर जो दोनों स्ट्रैंड है तो वो किस बॉन्ड के जरिए से आपस में कनेक्ट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट में एमसीक्यूज ऐसे भी तो आ सकता है, बिलफर्ज ये मेरे साथ डीएनए की 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है? मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि दिस इज स्ट्रैंड नंबर 1 5 to 3 वाला कोडिंग स्ट्रैंड, एंड दिस इज सेकंड नंबर स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 वाला। तो ये आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं?
तो इस स्ट्रैंड के नाइट्रोजीनियस बेस और इस स्ट्रैंड के नाइट्रोजीनियस बेस के दरमियान बॉन्ड बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर स्ट्रैंड नंबर 1 पे ऊपर है एडेनिन, तो ये जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर इधर होगा थाइमीन, और एडेनिन एंड थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर इस साइड पर गुआनिन होगा तो फिर दूसरे स्ट्रैंड पर इसके पैरेलल साइटोसिन होगा और गुआनिन एंड साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान है। अगर एक साइड पर एडेनिन होगा, दूसरी साइड पर थाइमीन होगा, एक साइड पर गुआनिन है तो दूसरे साइड पर साइटोसिन होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि इन डीएनए, शाबाश, इन डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे साथ डीएनए में बनते हैं ना, तो ये बेसिकली कौन से बेसिस के बीच में बनते हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस। और फिर ऑलरेडी मैंने कहा कि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जबकि जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब ये पॉइंट जहन में याद रखें माय डियर स्टूडेंट, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि 1951 में एक साइंटिस्ट आया था, एरविन चारगाफ। 1951 में एक साइंटिस्ट आया था जिसको हम नाम देते हैं एरविन चारगाफ। इन्होंने एक बात डीएनए के बारे में बोली थी जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि एडेनिन हमेशा बराबर होगा थाइमीन का, जबकि अमाउंट ऑफ गुआनिन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। एक डीएनए में अगर हमारे पास 20% एडेनिन है तो 20% क्या होंगे? थाइमीन। अगर डीएनए में एक्चुअली हमारे पास 30% गुआनिन होंगे तो 30% क्या होंगे? साइटोसिन होंगे। उसका वजह यह है कि डीएनए में जहां जहां पर एडेनिन है तो वो थाइमीन के साथ बॉन्डेड है। तो अगर 100 एडेनिन है, लेट्स सपोज 100 थाइमीन है, 1,00,000 एडेनिन है तो 1,00,000 थाइमीन है। अब यहां पर एक एमसीक्यूज आएगा जो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए कि इफ द अमाउंट ऑफ एडेनिन इन डीएनए और 20%, अगर एक डीएनए में हमारे पास 20% डीएनए है, देन अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी डैश। अब ये बहुत टेक्निकल एमसीक्यूज है, क्योंकि एडेनिन तो 20% है, लेकिन एडेनिन तो बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ। अगर इधर थाइमीन होता, आप लोग आंखें बंद करके 20% ही लिखते, बिकॉज एडेनिन का अमाउंट साइटोसिन का इक्वलाइज आएगा। जितना एडेनिन है उतना आपके पास थाइमीन है, लेकिन ईटा वालों ने साइटोसिन और एडेनिन साइटोसिन के साथ तो बॉन्ड नहीं बना था। तो इसका ट्रिक देखें, डीएनए के अंदर 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन वाला, साइटोसिन वाला और थाइमीन वाला। अब थोड़ा सा आप लोग सोचें कि एडेनिन जो है ये मेरे पास मेंशन है 20%, तो एडेनिन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? थाइमीन के साथ। तो जितना एडेनिन होगा उतना आपके पास थाइमीन भी होगा। तो 20 + 20 जरा आप लोग ऐड करें, 20 + 20 से आता है कितना परसेंट? 40%। अभी 60% तो रहता है, क्योंकि ये जो हम परसेंटेज देते हैं ना, ये हम आउट ऑफ 100 देते हैं। तो अगर 60% रहता है तो ऑटोमेटिकली 30% हम देंगे गुआनिन को और 30% हम देंगे साइटोसिन को। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि साइटोसिन पर कितना होगा, तो वो हमारे साथ होगा 30%। या अगर आप लोगों से गुआनिन के बारे में भी पूछे फिर भी आएगा 30%, लेकिन अगर थाइमीन के बारे में पूछे तो फिर क्या आएगा? 20%। अब शाबाश, मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज देता हूं, आप लोग इसका फटाफट मुझे आंसर दे। शाबाश, ये 11 नंबर पॉइंट है। 12 नंबर पॉइंट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एमसीक्यूज में मैं मॉडिफिकेशन करता हूं। इफ द अमाउंट ऑफ साइटोसिन is 30%, then amount of thymine will be dash। शाबाश, 20, बिकॉज साइटोसिन अगर 30 है, गुआनिन भी 30 होगा,
40% रह गए, 20% एडेनिन, 20% थाइमीन। आउटस्टैंडिंग, शाबाश। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो फिर एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्लियर जी। ये हुआ था जी 1951 और ये रूल किसका है? एरविन चारगाफ की रूल है। अच्छा, अभी अगर हम आ जाए जी 19 तो याद रखिए कि डीएनए में अगर बेसिकली हिस्ट्री बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे तो एक आएगा 1869 पे कि न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले कौन से सेल की न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया गया था। एक हिस्टोरिकल बेस्ड एमसीक्यूज है 1951, एक ही 1953। इनके 2 साल बाद जो 1953 वाले साल है, इसमें जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का फिजिकल मॉडल पेश किया था। तो फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट प्रपोज बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तब डीएनए की मॉडल को हम नाम देते हैं शाबाश वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो जी अगर मैं आ जाऊं 13 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाऊं माय डियर स्टूडेंट, तो मैं बोलूंगा कि फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए, फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज, शाबाश, वाज फर्स्ट के बाद प्रपोज। डीएनए का जो फिजिकल मॉडल था इसको सबसे पहले प्रपोज जिस साइंटिस्ट ने किया था तो वो साइंटिस्ट 2 थे। एक था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। लेकिन कौन से ईयर में? तो ये किया था जनाब 1953 में। शाबाश। 13 नंबर एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए डीएनए के अंदर 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड है, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। इसमें कौन सा एब्सेंट है? यूरेसिल। तो याद रखिए इन डीएनए यूरेसिल इज एब्सेंट, इन डीएनए यूरेसिल इज एब्सेंट, इन डीएनए यूरेसिल इज एब्सेंट। फिर 15 नंबर आप लोग ये चारों बेसिस शाबाश जरा उठाए। डीएनए के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है? एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, गुआनिन है। अंडरस्टैंड? आई समझ आपको? आई समझ या नहीं? मेरी बात बड़े गौर से सुनिए। चले मैं यूरेसिल भी लिख लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखूं जैसे मैंने इसका एमसीक्यूज बनाना है। मैं मानता हूं कि एडेनिन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ, लेकिन इधर याद रखिए जो एडेनिन और गुआनिन है इसका आपस में बहुत गहरा इंटरेक्शन है और इन तीनों का आपस में बहुत गहरा इंटरेक्शन है। जो पहले 2 न्यूक्लियोटाइड है या जो नाइट्रोजीनस बेसिस है इसको प्यूरिन्स कहते हैं, प्यूरिन। और याद रखिए जो नीचे 3 है साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, इसको पायरिमिडीन्स कहते हैं, पायरिमिडीन्स। एंड माय डियर स्टूडेंट जो प्यूरिन है इसमें 2 रिंग होते हैं, इसको डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं, इसको हम डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं। जबकि पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड होते हैं, सिंगल रिंग्ड बेसिस, सिंगल रिंग्ड बेसिस। आई समझ आपको? अब चूंकि प्यूरिन में 2 रिंग है, एडेनिन में भी गुआनिन में भी, तो अगर एमसीक्यूज ये आएगा कि प्यूरिन और पायरिमिडीन में लार्जर कौन से हैं जिसमें 2 रिंग्स होंगे, तो प्यूरिन आर लार्जर नाइट्रोजीनियस बेसिस, जबकि ये सिंगल रिंग्ड है सो दे आर स्मॉलर नाइट्रोजीनियस बेसिस। अंडरस्टैंड जी? 16 नंबर एमसीक्यू ये आएगा कि इन नाइट्रोजीनियस बेसिस में एक नाइट्रोजीनियस बेस ऐसा है जिसमें मिथाइल ग्रुप है। So methylated nitrogenous basis is thymine. Methylated nitrogenous base is thymine. इस पर जी एमसीक्यूज आएगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप सिर्फ आपको थाइमीन में मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। सो देखे ताई, मिथाइल, ताई, THY, ताई, तो मिथाइल यहां से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है जी कि ताई, सो मिथाइल थाइमीन में आप लोगों को मिलेगा। अगर फिर 17 नंबर एमसीक्यूज ये भी तो आ सकता है कि इन नाइट्रोजीनियस बेसिस में एक बेस ऐसा भी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, बाकी चारों में आपको ऑक्सीजन मिलेगा जी। एडेनिन में ऑक्सीजन नहीं है, सो ए मीन एब्सेंट,
इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। सो एडेनिन इज द ओनली नाइट्रोजीनियस बेस डेट लेक ऑक्सीजन। ये वाहिद हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है जिसमें आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से कि एडेनिन में ऑक्सीजन नहीं है, 18 नंबर एमसीक्यूज मैं करूं कि चूंकि एडेनिन में ऑक्सीजन नहीं है तो इन प्रॉपर्टी की वजह से एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल। इसी प्रॉपर्टी की वजह से एटीपी को हम नाम देते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल। उसका वजह यह है कि जो एडेनिन है, जो ए है, तो ए का मतलब हम लेते हैं एडिनोसिन, और याद रखिए जो एडिनोसिन है इसमें एडेनिन है, और जो एडेनिन है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो एडेनिन में लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो एटीपी मॉलिक्यूल है ये क्विक हाइड्रोलाइज होता है, ये बहुत जल्दी टूटता है, और जल्दी टूटने की वजह से ये क्विक एनर्जी को रिलीज करता है। और बहुत क्विक एनर्जी जब एटीपी से रिलीज होता है तो चूंकि एटीपी हमें बहुत रैपिड फायर एनर्जी सप्लाई करती है, तब एटीपी को लिविंग सेल का एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्लियर जी, शाबाश। 19 नंबर एमसीक्यूज पे अगर मैं आ जाऊं माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स आकाश दा चकम साइड दप की दब की। अच्छा, इधर मैं लिखता हूं ना न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड है या नहीं है जी, बोले ना, जाहिर बात है न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ यूरासिल नहीं है। अगर मैं इसी न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को रिमूव करूं तो ये पॉइंट जहन में याद रखें कि फॉस्फेट के रिमूवल के बाद न्यूक्लियोटाइड को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड तो मैं बोल सकता हूं व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। शाबाश। न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड को बगैर फॉस्फेट के हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो अभी इस न्यूक्लियोसाइड, इसमें आगे दो चीजें, एक इसमें आया नाइट्रोजीनियस बेस, एक इसमें आया पेंटोज शुगर। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है तीन चीजें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट भी होता है। तो मैंने तो फॉस्फेट को रिमूव किया तो बचे दो चीजें, तो नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर को हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देंगे। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड के 5 टाइप्स है, ये 5 टाइप्स आप लोग प्लीज याद रखिएगा। अगर मैं एडेनिन लूं, एडेनिन, और इसके साथ में ऐड करूं पेंटोज शुगर, तो इनसे बनेगा एडिनोसिन। अब एडिनोसिन क्या चीज है? ये न्यूक्लियोसाइड है। और अगर इसके साथ में पी ऐड करो तो न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट देना, वापस न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो अगर आप एडेनोसिन को फॉस्फेट दे तो बनेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो वापस न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर मैं यहां पे गुआनिन बेस लूं और मैं गुआनिन के साथ ऐड करूं पेंटोज शुगर, तो मेरे साथ बनेगा गुआनोसिन। गुआनोसिन इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं साइटोसिन लूं और साइटोसिन के साथ में पेंटोज शुगर ऐड करूं तो इनसे बनेगा साइटिडीन, इट इज द थर्ड टाइप ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं थाइमीन लूं, थाइमीन के साथ में पेंटोज शुगर ऐड करूं तो इनसे बनेगा थाइमिडीन, थाइमिडीन इज द फोर्थ एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं यूरासिल लूं, यूरेसिल के साथ में पेंटोज शुगर ऐड करूं तो इनसे बनेगा यूरिडीन, यूरिडीन इज द फिफ्थ एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। अरे शाबाश, इनसे आप लोग पिक्चर ले ले, शाबाश जल्दी करें, पिक्चर ले ले आप लोग, शब शब शब, हरी अप, पिक्स ले ले इनसे। डस्टर अभी है, एमसीक्यूज रहते हैं। डस्टर सब्र करें, हाशिम थोड़ा सा वेट करें। अब इधर अगर आप लोग देखें तो 20 नंबर एमसीक्यूज में मिसाल के तौर पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है 3 चीजें, नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड में ये 3 चीजें आपस में कैसे बॉन्डेड होते हैं, इस पर एमसीक्यूज आते हैं। तो दरमियान में हमेशा पेंटोज शुगर होगा जिसमें 5 कार्बन हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बेस है
और ये बेस मैंने सिंगल रिंग लिया है, तो आप समझे कि ये पायरिमाइडिन है। इस बेस में नीचे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है। सो देखिए बेस और पेंटोज शुगर जो है ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाएगा। पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 जो है हम इनसे OH लेंगे और इस बेस से हम H लेंगे, तो इसी कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा। इट मेक अ bond with a carbon number 1 of which sugar? पेंटोज शुगर, शाबाश। जबकि फास्फेट कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि मैंने यहां कार्बन नंबर 1 से OH उठाए हैं, तो आपने शुगर से ही OH लेना होगा। तो आप कार्बन नंबर 5 पर OH ले ले और यहां पर फास्फेट से H ले ले, तो देखिए इसी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ईस्टर बॉन्ड हमारे साथ बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि इन अ न्यूक्लियोटाइड फास्फेट मेक ईस्टर बॉन्ड विद द कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। क्लियर जी? ओके। अब देखिए ये मैंने डीएनए का एक टर्न लिया है, ये डीएनए का एक टर्न है, एक टर्न, इसको बोलते हैं सिंगल टर्न ऑफ डीएनए। डीएनए से मैंने एक पीस लिया है, इसको शाबाश हम नाम देते हैं सिंगल टर्न ऑफ डीएनए। इस सिंगल टर्न ऑफ डीएनए के डायमीटर पर लेंथ पर एमसीक्यूज आएगा कि लेंथ ऑफ द सिंगल टर्न ऑफ डीएनए इज डैश। तो ये हमारे पास होगा 3.4 नैनोमीटर। ये वैल्यू जहन में याद रखिए, 3.4 नैनोमीटर। और इस एक टर्न में आप लोगों को 10 बेस पेयर नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे एक बेस ये है, एक ये है, तो एक बेस पेयर, दूसरा बेस, सही है, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो एक एमसीक्यूज ये है माय डियर स्टूडेंट कि हर एक डीएनए के टर्न की लेंथ कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। और हर एक टर्न ऑफ डीएनए में टोटल बेस पेयर कितने होते हैं? 10 बेस पेयर। आप लोगों को आई समझ? अब देखिए बेस पेयर मीन अगर इधर एडेनिन है तो इधर क्या होगा? थायमिन होगा। सो 2 बेस, तो बेस पेयर। अब 2 बेस पेयर के दरमियान कितना फासला है? मिसाल के तौर पे एक बेस पेयर ये है और एक बेस पेयर ये है, तो 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.34 नैनोमीटर। तो अगर ईटा में 22 नंबर में लिखता हूं, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि डिस्टेंस कितना फासला है बिटवीन 2 बेस पेयर। मिसाल के तौर पे ये एक बेस पेयर है और ये दूसरा बेस पेयर है, इन दोनों बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर। और 23वां नंबर जो एमसीक्यूज है, अगर डीएनए की विड्थ पर एमसीक्यूज आ जाए, थिकनेस पर एमसीक्यूज आ जाए, तो याद रखिए डीएनए की जो ओवरऑल थिकनेस हम लेते हैं ना, तो डीएनए की थिकनेस हम लेते हैं शाबाश कितना? 2 nm, 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। आई समझ? फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर आ जाए कि डीएनए पे भाई कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज फास्फेट ग्रुप की वजह से। आरएनए और डीएनए पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है फास्फेट ग्रुप की वजह से। तो मैं लिखता जाऊं कि डीएनए इज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू विच ग्रुप? शाबाश, फास्फेट ग्रुप। यह असल में सरफेस चार्ज की बात हो रही है, क्योंकि डीएनए के सरफेस पे फास्फेट होता है और फास्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फास्फेट है, तो ये फास्फेट एक एसिड की शक्ल में मौजूद होता है जिसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं। ये जो मैं बार बार फास्फेट बोलता हूं ना, ये असल में एक एसिड है जिसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं। और डीएनए के अंदर फास्फेट जिस फास्फोरिक एसिड की शक्ल में मौजूद होता है, इसी फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H3PO4। अंडरस्टैंड जी? समझ आई आपको? मसला तो नहीं है ना? उम्मीद करता हूं कि आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज पे आते हैं जी। हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन में और एनिमल में, प्लांट में जो डीएनए होता है तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन नेचर में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके पास होता है, ये आपको वायरसेस में मिलेगा और उस वायरसेस को हम नाम देते हैं पार्वो वायरसेस।
देखिए SSDNA सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको मिलेगा नेचर में वायरसेस के अंदर, लेकिन कुछ खास वायरसेस होते हैं और उसी वायरसेस को हम क्या नाम देते हैं जनाब अली? पार्वो वायरसेस। और लास्ट MCQs 26, एक खास किस्म का डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। अच्छा, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये बेसिकली छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है और इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है तो उस ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए उस ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम से जुदा पड़ा होता है। इसको हम तभी नाम देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोम से ये सेपरेटली प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मिड डीएनए आपको नजर आएगा बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया कौन सी ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि बैक्टीरिया के अलावा प्लाज्मिड डीएनए आर आल्सो फाउंड इन सम प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट, और उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यीस्ट, जो यूनिसेलुलर फंजाई है। लास्ट एमसीक्यूज हम नाम देते हैं ना कि हम एक बात बोलते हैं कि जो ये 27 नंबर एमसीक्यू देखिए, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसमें डीएनए के साथ एक प्रोटीन भी होता है जिसको हिस्टोन बोलते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल है, वहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो देखिए एमसीक्यूज ऐसे आएगा कि इन यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो अपने आप को कॉइल करता है अराउंड डैश, किसके इर्द गिर्द? हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द अपने आप को कॉइल करते हैं। और हिस्टोन के टाइप्स पर अगर एमसीक्यूज आ गए, जी 28 नंबर एमसीक्यूज हो, हिस्टोन के कितने टाइप हैं? हिस्टोन के टोटल 5 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं H1, एक है H2A, एक है H2B, एक है H3 और लास्ट वन है H4। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।